1 जुलाई 2018। गर्मियों की एक आम आलसी सुबह। दिल्ली का बुरारी इलाका अभी ठीक से जगा भी नहीं था। गली नंबर 2 के कोने में बनी एक दुकान जो रोज सुबह 5:30 बजे खुल जाती थी, आज सुबह 7 बजे तक बंद थी। पड़ोस में रहने वाले गुरचरण सिंह को थोड़ा अजीब लगा। वो हर रोज की तरह दुकान से दूध लेने आए थे। उन्होंने देखा कि दुकान का शटर गिरा हुआ है, लेकिन ऊपर जाने वाला दरवाजा हल्का सा खुला है। गुरचरण सिंह जैसे ही पहली मंजिल के ड्राइंग रूम के पास पहुंचे, उनकी आंखों के सामने जो मंजर था उसने उनकी रूह कपा दी। उनके मुंह से चीख तक नहीं निकली। उस कमरे में लोहे के एक बड़े से जाल से एक नहीं, दो नहीं, पूरे 10 लोग लटक रहे थे। उनके जिस्म हवा में झूल रहे थे। बिल्कुल पास के कमरे में जमीन पर परिवार की सबसे बुजुर्ग दादी की लाश पड़ी थी। एक ही घर के 11 लोग, सभी के हाथ पीठ के पीछे बंधे थे। सभी की आंखों पर सर्जिकल पट्टी और कपड़ा बंधा था, और सभी के कान और मुंह में रुई ठुसी हुई थी। ये कोई आम क्राइम नहीं था। ये आज़ाद इंडिया के इतिहास का सबसे अजीब, सबसे खौफनाक और सबसे रहस्यमय किस्सा बनने जा रहा था। अगले 5 चैप्टर्स में हम इस कहानी की उस सच्चाई को एक्सपोज करेंगे जो आपको अंदर तक हिलाकर रख देगी। वेलकम टू द हाउस ऑफ द सीक्रेट्स। पहली नज़र में अगर आप चंडावत परिवार को देखते तो आप उन्हें द परफेक्ट इंडियन फैमिली कहते। वो मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले थे, लेकिन पिछले 2 दशकों से दिल्ली के बुरारी में बेहद इज्जत के साथ रह रहे थे। घर में 3 पीढ़ियां एक साथ एक ही छत के नीचे रहती थीं। 77 साल की दादी नारायण देवी जो पूरे परिवार की जान थीं, उनके 2 बेटे भवनेश और ललित भाटिया, उनकी पत्नियां सविता और टीना, उनके बच्चे और एक विधवा बेटी प्रतिभा और उनकी 33 साल की बेटी प्रियंका। पड़ोसी और रिश्तेदार बताते हैं कि ये परिवार बहुत ही संस्कारी, शांत और हर किसी की मदद करने वाला था। गली में किसी से कोई दुश्मनी नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। उनका प्लाईवुड और किराने का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। हर कोई उनकी तरक्की देखकर खुश था। सबसे अजीब बात तो ये थी कि इस खौफनाक रात से ठीक 2 हफ्ते पहले ही घर की एक बेटी प्रियंका की सेठ मंगनी हुई थी। घर में नाच गाना चल रहा था, बाहर से रिश्तेदार आए हुए थे, खुशियां मनाई जा रही थीं। प्रियंका खुद आने वाली शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड थी। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक हंसता खेलता परिवार अचानक मौत के कुएं में कूद गया। क्या उनके ऊपर कोई कर्जा था? क्या उनका किसी से झगड़ा था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। जब दिल्ली पुलिस ने पहली बार इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यही था, मास मर्डर या मास सुसाइड। घर में चोरी के कोई निशान नहीं थे। महिलाओं के सोने के गहने, उनकी अंगूठियां और यहाँ तक कि घर की कैश तिजोरी तक को किसी ने हाथ नहीं लगाया था। वो सब वैसे ही मौजूद थे। घर का सबसे वफादार डॉग टॉमी टेरेस पर बंधा हुआ था, जिसे किसी ने जहर नहीं दिया था। अगर ये सुसाइड था तो 15 साल के 2 बच्चे दुष्यंत और ध्रुव क्यों मरना चाहेंगे? उनका तो पूरा भविष्य आगे पड़ा था। और अगर ये मर्डर था तो बिना किसी हाथापाई के, बिना किसी चीख पुकार के 11 लोगों को एक साथ कैसे मारा जा सकता है? क्या उन्हें बेहोश किया गया था? पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ किया कि किसी के पेट में कोई जहर या बेहोशी की दवा नहीं थी। लेकिन जब पुलिस ने घर की पूरी तलाशी ली तो उनके हाथ कुछ ऐसा लगा जिसमें इस पूरे केस का रुख ही बदल दिया। घर के पास से पुलिस को 11 रजिस्टर्स और डायरीज मिलती हैं। ये कोई आम डायरीज नहीं थी जिसमें लोग अपने दिन भर का हाल लिखते हैं। इनमें पिछले 11 साल का, यानी 2007 से लेकर 2018 तक का पूरा हिसाब किताब और आदेश लिखे थे। लेकिन इसमें कोई खर्चा या दुकान का हिसाब नहीं था। इसमें लिखे थे इंस्ट्रक्शंस, यानी वो निर्देश जिनको परिवार के हर सदस्य को आंख मूंद कर मानना पड़ता था। और ये आदेश कोई जिंदा इंसान नहीं दे रहा था, बल्कि एक ऐसी हसीन दुनिया से आ रहे थे जिसके बारे में सोचकर ही डर लगता है। इन डायरीज को गहराई से एक्सपोज करने पर पता चला कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड कोई बाहरी तांत्रिक नहीं, बल्कि परिवार का सबसे छोटा बेटा ललित भाटिया था। बात है साल 2007 की। ललित के पिता भोपाल सिंह की मौत हो गई थी। भोपाल सिंह इस परिवार के सबसे डोमिनेंट मेंबर थे, जो पूरे घर को चलाते थे, और उनका फैसला ही आखिरी फैसला होता था। उनके जाने से पूरा परिवार अंदर से बिखर गया, और सबसे गहरा सदमा लगा ललित को। ललित पहले से ही थोड़ा शांत रहता था, और एक पुरानी दुर्घटना की वजह से उसकी आवाज़ भी चली गई थी। लेकिन पिता की मौत के कुछ ही महीनों बाद
ललित ने परिवार के सामने एक अजीब दावा किया। उसने कहा कि पिता की आत्मा उसके सपने में आती है और उससे बातें करती है। और अचानक एक दिन एक चमत्कार हुआ। ललित की आवाज़ वापस आ गई। परिवार के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। ललित ने कहा कि पिता की आत्मा अब उसके जिस्म के अंदर आती है और उनके जरिए परिवार से बात करना चाहती है। जब भी ललित के अंदर पिता की आत्मा आती, उसकी आवाज़ बदल जाती और वो बिल्कुल अपने लेट फादर की तरह बात करने लगता। ललित ने डायरी में लिखना शुरू किया कि घर को कैसे चलाना है। डायरी में लिखा होता था कि भवनेश दुकान पर कब बैठेगा, बच्चे कितने घंटे पढ़ेंगे और महिलाएं घर में क्या काम करेंगी। अगर कोई गलती करता तो डायरी में पिता की आत्मा उन्हें डांटती थी और सजा भी लिखती थी। अजीब बात यह थी कि ललित के कहे अनुसार चलने से परिवार की किस्मत सच में बदलने लगी। उनका बिजनेस तेजी से बढ़ा। उन्होंने एक नई गाड़ी खरीदी और घर में पैसा आने लगा। परिवार के हर सदस्य, यहाँ तक कि पढ़े लिखे बच्चों को भी यकीन हो गया कि ललित सच कह रहा है। पिता की आत्मा सच में उन्हें गार्डर बनाकर प्रोटेक्ट कर रही है। और यहाँ से शुरू हुआ अंधविश्वास का वो दलदल जहाँ से निकलना नामुमकिन था। डायरीज के आखिरी कुछ पन्नों को पढ़ने पर दिल्ली पुलिस के टॉप ऑफिसर्स के भी रोंगटे खड़े हो गए। वहाँ पर 1 जुलाई की रात को होने वाली एक स्पेशल पूजा का जिक्र था। इस पूजा का नाम था बद तपस्या। बद यानी बरगद का पेड़। ललित ने परिवार को बताया कि पिता की आत्मा ने आदेश दिया है कि उन्हें एक आखिरी परीक्षा से गुजरना होगा ताकि घर की परेशानियां हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं। जैसे बरगद के पेड़ की जटें हवा में लटकती हैं, वैसे ही परिवार के हर सदस्य को घर के ड्राइंग रूम के सेंटर में बने लोहे के जाल से लटकना होगा। डायरी में एक एक स्टेप साफ साफ और बहुत ही बारीकी से लिखा था कि पूजा रात के 1 बजे के बाद शुरू होगी। सभी को अपनी आंखें, मुंह और कान कपड़े और रुई से बंद करने होंगे ताकि उनका ध्यान ना भटके। हाथ पांव इस तरह बांधने होंगे जैसे कोई कैद में हो। लेकिन इस डायरी का सबसे बड़ा और हैरान करने वाला खुलासा पता है क्या था? परिवार मरने नहीं जा रहा था। उनके दिमाग में दूर दूर तक सुसाइड का कोई ख्याल नहीं था। उनके दिमाग में ये चल रहा था कि ये सिर्फ एक रिचुअल है, एक टेस्ट है। डायरी के आखिरी पन्नों पर साफ साफ लिखा था कि जैसे ही सब लोग फांसी के फंदे पर लटकेंगे, आखिरी पल में ज़मीन कांपेगी, आसमान हिलेगा और पिता की आत्मा खुद प्रकट होकर सबकी जानें बचा लेगी और उनका उद्धार करके उन्हें और ज़्यादा धन दौलत देगी। सीसीटीवी फुटेज इस भयानक सच्चाई को पूरी तरह एक्सपोज करती है। मौत से ठीक 1 दिन पहले घर के बच्चे और महिलाएं दुकान से वो स्टूल और प्लास्टिक की तारें खुद खुशी लेकर ऊपर जा रहे हैं जो उनकी मौत का सबब बनने वाली थीं। उनके चेहरे पर कोई खौफ नहीं था, कोई डर नहीं था। उन्होंने रात को 10 बजे बाहर से 20 रोटियां मंगवाई थीं और अगले दिन के नाश्ते के लिए चने तक भिगो कर रखे थे। उन्हें पूरा यकीन था कि वो अगले दिन जिंदा उठेंगे और एक नए दौर की शुरुआत करेंगे। रात के लगभग 1 बजे ललित के कहे अनुसार सब लोग स्टूल पर खड़े हुए, फंदे गले में डाले और जैसे ही स्टूल हटे, कोई आत्मा उन्हें बचाने नहीं आई। सिर्फ आई तो बेरहमी से मौत। उन्होंने बचने के लिए हाथ पांव तक नहीं हिलाए क्योंकि उनके हाथ पहले से बंधे थे और दिमाग पर अंधविश्वास का कब्जा था। इस घटना के बाद पूरे देश की मीडिया में सनसनी फैल गई। तरह तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का फ्लड आ गया। लोग कहने लगे कि ये किसी तांत्रिक का काम है, किसी ने उन पर जादू टोना किया है। और इस बीच सबसे बड़ा रहस्य बना घर की दीवार पर लगे 11 अजीब प्लास्टिक के पाइप्स। जब मीडिया ने उन पाइप्स को नोटिस किया तो सब दंग रह गए। दीवार से एग्जैक्ट 11 पाइप बाहर निकल रहे थे। हैरानी की बात यह थी कि उनमें से 4 सीधे थे और 7 मुड़े हुए थे। लोगों ने हिसाब लगाया कि परिवार में भी 4 मर्द सदस्य थे और 7 महिलाएं थीं। एक पाइप सबसे अलग और बड़ा था जिसे लोगों ने ललित का पाइप कहा। लोग इसे मौत का नक्शा कहने लगे। लोगों ने डर के मारे उस गली से निकलना बंद कर दिया। लेकिन क्या ये सच था? सीबीआई और दिल्ली पुलिस की फॉरेंसिक टीम ने इस कॉन्स्पिरेसी को पूरी तरह एक्सपोज किया। वो पाइप्स दरअसल कोई तांत्रिक विद्या का हिस्सा नहीं थे, बल्कि गैस और लाइट के वेंटिलेशन के लिए लगाए गए थे क्योंकि उस घर में प्लाईवुड का काम होता था और केमिकल की बू आती थी। पाइप लगाने वाले राजमिस्त्री ने भी बयान दिया कि ये पाइप्स उसने वेंटिलेशन के लिए ही लगाए थे और उनका मौत से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन इस केस का असली रहस्य किसी दीवार के पाइप में नहीं, बल्कि उन 11 लोगों के दिमाग में छुपा था।
सीबीआई और टॉप साइकोलॉजिस्ट ने जब इसका एनालिसिस किया तो इसको मेडिकल टर्म्स में नाम दिया गया शेयर्ड साइकोसिस या शेयर्ड डिल्यूजनल डिसऑर्डर। अब समझिए कि ये शेयर्ड साइकोसिस होता क्या है। ये एक ऐसी दुर्लभ दिमागी बीमारी है जहां परिवार का कोई एक सदस्य किसी डर या डिल्यूजन का शिकार होता है और धीरे धीरे वो अपनी बातों, झूठ और अजीब किस्सा कहानियों से बाकी के सारे परिवार को भी उस दलदल में खींच लेता है। चंडावत परिवार बाहर की दुनिया से पूरी तरह आइसोलेटेड था। वो घर की बातें किसी रिश्तेदार या पड़ोसी से शेयर नहीं करते थे, इसलिए उनकी दिमागी दुनिया सिर्फ ललित के आसपास सिमट कर रह गई थी। जब ललित ने उन्हें बिजनेस में फायदा दिखाया तो बच्चे और बड़े सभी उसकी हर दिमागी बीमारी को चमत्कार समझने लगे और उस डिल्यूजनल दुनिया का हिस्सा बन गए। सालों की लंबी और बारीकी से की गई इन्वेस्टिगेशन के बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कोर्ट में अपनी फाइनल क्लोजर रिपोर्ट सबमिट की। रिपोर्ट में साफ साफ बता दिया गया कि इसमें कोई बाहरी साजिश, मर्डर, दुश्मनी या किसी ब्लैक मैजिक कल्ट का हाथ नहीं था। ये एक एक्सीडेंटल सुसाइड का मामला था जहां मौत का कोई इरादा नहीं था, लेकिन ब्लाइंड फेथ और अनट्रीटेड मेंटल इलनेस ने एक पूरे हंसते खेलते परिवार को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। आज वो घर बिक चुका है, वहाँ एक नया परिवार रहता है, लेकिन बुरारी का नाम सुनते ही आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, बुरारी कांड सिर्फ एक हॉरर स्टोरी या यूट्यूब का कंटेंट नहीं है, ये हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा वार्निंग साइन है। हम अक्सर शारीरिक बीमारियों पर तो खुलकर बात करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, पर जब बात मेंटल हेल्थ की आती है तो उसे पागलपन या भूत प्रेत का साया कहकर दबा देते हैं। अगर ललित का सही समय पर साइकोलॉजिकल इलाज करवाया गया होता, उसे किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाया गया होता, तो आज वो 11 लोग हमारे बीच जिंदा होते और खुशियां मना रहे होते। किसी ने सच कहा है, अंधविश्वास और दिमाग का अंधेरा दुनिया के किसी भी भूत, प्रेत या कातिल से ज्यादा खतरनाक होता है। आपको क्या लगता है, क्या इस त्रासदी के पीछे कोई और भी रहस्य था जो पुलिस से छूट गया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी डीप डाइव वीडियोस आपको मिलती रहें। मिलते हैं अगले किसी रहस्यमयी किस्से के साथ। जय हिंद।